Yes, good afternoon, students. I'm Neetu Sharma over here, again here with a new lecture of the first chapter of economics with new topic. हमने पहले वाले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन. ये 3 टॉपिक हमने क्लियर किए थे. अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर फार्मिंग इन पालमपुर, किस प्रकार की खेती होती है पालमपुर के अंदर. और इन फार्मिंग इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. इन फैक्टर के आधार पर बेस पे वहाँ पर फार्मिंग चलती है. सो आज हम यहाँ पे 4 टॉपिक्स क्लियर करेंगे, 4 to 5. फर्स्ट इज़ लैंड इज़ फिक्स्ड. देखिए भैया, पहला कि 1960s के बाद में लैंड में कहीं भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, मीन्स लैंड इज़ फिक्स्ड देयर. देखो, अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंड्स ऑन फार्मिंग इन पालमपुर. इज इट क्लियर? अगर आपको पूछ दें कि कितने परसेंट जो वहाँ के पॉपुलेशन है वो आपके फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है, देन यू हैव टू से 75%. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ फिक्स्ड. कितने लैंड में, कितने एरिया में कल्टिवेशन होगा, आपका एग्रीकल्चर का काम होगा, वो फिक्स है. फिर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन सिंस 1960s. 1960s के बाद में किसी भी प्रकार का कल्टिवेशन या के लिए कोई भी लैंड की बढ़ोतरी नहीं हुई है वहाँ पे. ये पालमपुर की स्थिति है. ओके, उसके बाद में देखिए आप, अब हम इस जो नोट्स मैंने बनाए इसके हेल्प से हम करेंगे. आपको दोनों नोट्स मिक्स करके बनाने हैं, कॉपी में लिखने हैं. देखना भाई, लैंड इज़ फिक्स्ड. लिमिटेशन ऑफ लैंड एज रिसोर्सेज, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर. अगर आपको ये पूछ लें कि पालमपुर के अंदर कौन सी एक्टिविटी है जो मेन प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, तो आपको लिखना है फार्मिंग. सेकेंड, कंसेंटेन, मतलब कहते हैं किस चीज़ को, बाधा को बोलते हैं. ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इन प्रैक्टिकली फिक्स्ड. कहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो बाधा, जो समस्या सामने आ रही है, वो क्या है कि जो प्रैक्टिकली जो लैंड जो उनको मिली हुई है वो फिक्स है. उसमें ये नहीं है कि हम जब चाहें, जब पैसे देके हम अपनी ज़मीन को बढ़ा लेंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. फिर है, इन देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी फार्म एक स्पेसिफिक दी हुई लैंड से ज़्यादा ग्रोथ प्रोडक्शन कर सकता है? ये क्वेश्चन बना है यहाँ पे. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. आइडल कहते हैं खाली. कहते हैं कि पूरी जितनी भी ज़मीनें हैं वो खेती के लिए पूरी भरी हुई है, उसमें कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसपे खेती न की जाती हो. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, देखना भाई, अब वहाँ पे किस प्रकार से खेती की जाती है ये आपको बता रखी है यहाँ पे. लुक एट इट केयरफुली. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ, खरीफ की फसल कौन सी होती है? फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, जो गर्मियों की सीज़न होती है, जो कि इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई में की जाती है. ग्रो ज्वार एंड बाजरा. दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड. और इनके जो वीड्स है और बाजरा निकालने के बाद में जो इनका पीछे का बस्ता है, उनको वो यूज़ करते हैं कैटल्स को फीड करने के लिए. इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. आपको पूछ सकते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, कौन से मंथ में हो जाती है और कौन कौन सी फसल होती है. ठीक है. फिर जो दूसरी खेती है वो होती है द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर. उसमें जैसे टमाटो है, पोटैटो है, इस प्रकार की खेती की जाती है. इन द विंटर सीजन, रबी की क्रॉप होती है. हेल्स आर शोन विथ वीट. जैसे आप देखते हैं कि सर्दियों के अंदर जो खेती होती है उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है. दे नीड द इरीगेशन वर्क. इसमें जैसे मान लीजिए कि गेहूँ है, चना है, आपके जो इतने दाल से होते हैं, आपके पल्स होते हैं, आपका सरसों है, ये सब जो खेती है वो होती है आपकी विंटर सीजन में. से क्वेश्चन बनता है कि विंटर की, रबी की जो फसल है वो कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है आप मंथ का. यहाँ पे क्वेश्चन बनता है. फिर ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. शुगर कैन इन इट्स फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेड इन शाहपुर. अब देखिए भाई, तीसरी खेती, कहते हैं कि जो गन्ने की खेती होती है वो पूरे साल चलती है. फिर उससे जो निकलने वाला शुगर कैन से चीनी भी बनती है और उससे जगरी यानी से गुड़ भी बनता है. इज इट क्लियर? तो वो पूरे साल उसका प्रोडक्शन चलता है. तो 3 प्रकार की खेती होगी. देखना, आप देखोगे 4 प्रकार की. अगर मान लीजिए आधे हिस्से के अंदर शुगर कैन वो पूरे साल चलता है, आधे हिस्से के अंदर अगर हम उसको ईयरली 3 डिवाइड करते हैं
खरीफ में और अक्टूबर में पटेटो का, और फिर रबी के अंदर आपकी फिर से जो वीट वगैरह है, पल्सेस वगैरह है, चने वगैरह की जो खेती है वो होती है। फिर है मिक्स क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग? इसको हम यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे। फर्दर हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप वन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब पूरे साल के अंदर अलग अलग प्रकार की खेती करना। जो आपके पास एग्जाम्पल है आपके खरीफ का, अक्टूबर से दिसंबर तक आपके पटेटो का, और फिर आपकी रबी की फसल का। ये है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिक्स क्रॉपिंग? अब मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही खेती के अंदर दो प्रकार की जो आपकी चाहे वो वीट हो या पल्सेस को लगाना। भाई आधे खेत के अंदर मान लो आपने चने की लगा दी, आधे खेत के अंदर आपने किसी और दाल की लगा दी, इसको कहते हैं मिक्स वाला। और मल्टीपल में क्या है, खेती आप एक ही चीज़ की करोगे उसके अंदर, ठीक है, चाहे आप गेहूं की करो, चाहे आप ग्वार की करो, आप बाजरे की करो, ठीक है, लेकिन वो मंथ वाइज बटी होती है। तो ये डिफरेंस है मिक्स में और मल्टीपल क्रॉपिंग में। फिर रोल ऑफ इरिगेशन। अब देखिए भाई, अब यहाँ से आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा कुछ है कि जिससे कि हम एक ही जो पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं? तो देखिए आप, यस, रोल ऑफ इरिगेशन। क्या भूमिका है सिंचाई परियोजना की? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, मल्टीपल क्रॉपिंग की, मॉडर्न फार्मिंग की, मेथड्स की, इज इंक्रीजिंग द फार्म प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबका नाम लिखना है। अब हम आपको एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने मल्टीपल क्रॉपिंग हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नाउ द इरिगेशन। मूव क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन रबी एंड ज़ैद सीजन आल्सो। अब किसकी सहायता से? देखिए आप, गर्मी की सीज़न, खरीफ की जो फसल होती है, प्रोडक्शन होता है, वो टोटली डिपेंड होता है आपकी बारिश पे, मानसून पे, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इरीगेशन की। लेकिन जहाँ पे सर्दियों की, रबी की जो फसल होती है, दे नीड द इरीगेशन, क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर इरिगेशन की फैसिलिटी होगी तो डेफिनेटली जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो छोटे से पीस में, फिक्स लैंड में भी ज़्यादा होगा। फिर किसकी हेल्प से? वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है और कैनल्स है। इसकी सहायता से, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अपना इरिगेशन वर्क है वो आगे कंप्लीट करेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही यूज़फुल। अगर हम इरिगेशन को इलेक्ट्रिक साथ में ऐड कर देते हैं देन इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। क्योंकि और तो अगर आप देखोगे कि जैसे कि खेतों में और किस काम में आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी? सिंचाई के लिए, या फिर हार्वेस्टिंग के दौरान जो ट्रैक्टर्स चलते हैं वो भी कई ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं, बाकी वो अपने विद द हेल्प ऑफ जनरेटर से चला सकते हैं, बैटरी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिसिटी की, वो आपके इरिगेशन वर्क में ही है। When the irrigation facility was electrified, farming in पालमपुर बोस्ट, कहते हैं कि बड़ी मात्रा में बढ़ जाना। भी जहाँ पहले विद द हेल्प ऑफ चैनल से पानी दिया जाता था सिंचाई के लिए, वहीं आप देखो ट्यूबवेल से, वेल से, विद द हेल्प ऑफ मोटर्स कैसे पानी को खींच के और हम उसको यूज़ करते हैं इन द इरीगेशन। इसका बड़ी एग्जांपल आपको पंजाब में और हरियाणा में मिल जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम इरीगेशन से जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 और नए डोर खुल जाएंगे इरीगेशन के लिए। जहाँ एक से काम चलने वाला था, हमें पाँच हमारे पास ऑप्शंस होंगे। तो मे बी अगर हम उस 5 में से जो बेटर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो फिक्स लैंड के अंदर हमारा प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके। फिर है अब देखिए आप, ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटिल लेस देन 40% इन इरीगेशन इवन टुडे। अब सिचुएशन ऑफ इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री ओनली 40%, यानी कि आज भी पालमपुर जैसे सारे शहर नहीं हैं, आज भी खाली 40% जगह ही बड़े इलेक्ट्रिसिटी की और बड़े इरीगेशन की व्यवस्था है। बाकी तो क्या है, इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। ये आपके सामने है कि 60% है वो आज भी मानसून पे डिपेंड करता है। टू ग्रो मोर वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नॉन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग, जो हम पढ़ चुके हैं। हम इरीगेशन पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनली आर ग्रोइंग potato as the third crop in the past 15 to 20 years.
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देयर कि 2 क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स टू इंक्रीज द यील्ड्स फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। हाँ, कैसे, कौन सी हम ऐसी चीज़ें मॉडर्न यूज़ करेंगी जिससे दी हुई जो फिक्स लैंड है उसमें ग्रोथ बढ़े, उससे प्रोडक्शन बढ़े। द फर्स्ट वन इज फार्मिंग मेथड्स में आएगा HIV, हाई ईयर वेराइटी ऑफ सीड्स। HIV सीड होता है ना, जैसे आपने सुना होगा देसी भाषाओं में गाँव में यूज़ करते हैं, शंकर, बाजरा, ठीक है। आजकल जो आप फ्रूट्स देख रहे हो वो सब किससे है? विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, ठीक है। ऐसे ये एक ऐसा प्रोडक्शन किया गया है एक कि जिसके अंदर, हाँ, उसमें इरिगेशन की ज़्यादा होती है, फर्टिलाइजर्स उसमें ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर पेस्टिसाइड्स भी बहुत लगता है, लेकिन कहते हैं कि अगर हम इस बीज को, इन सीड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा डबल हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे सीड्स होते हैं। अब देखिए उसके बाद में है मॉडर्न मशीनरी, एग्जाम्पल ट्रैक्टर, थ्रेसर, जहाँ पे पहले खुद व्यक्ति विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, बुलॉक्स, बफेलोज और आपके कैमल से उस पूरे जो खेत है उसमें जुताई होती थी, वो प्लोइंग होती थी, उसमें सीड्स डालते थे, ठीक है। फिर उसमें जो आपके देसी भाषा में कहते हैं कि निनाण वगैरह, जिसमें से घास वास को चुनना, बिनना, उनका वो काम होता था। फिर हार्वेस्टिंग होती थी, हार्वेस्टिंग में पहले काटना, फिर उसको इकट्ठा करना, फिर विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, ठीक है, उनको पुशअप करना, उसमें से निकालना, छाँटना, बहुत ही जो मैनुअल वर्क था उस टाइम था। लेकिन आजकल विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर विद इन आवर्स, 2 और 3 आवर्स पूरा आपका स्लोइंग फ्लोइंग सब रेडी है, आपका सीड ट्री सब रेडी हो गया। और हार्वेस्टिंग के लिए आपने थ्रेसर यूज़ किया, एक तरफ आपका अनाज है, एक तरफ आपका उससे निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने कैटल्स को फीड्स वगैरह करने के लिए, या फर्टिलाइजर्स के रूप के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मॉडर्न जो है उसने टाइम अपना जो बचा दिया है, साथ में फटाफट जो काम है वो फटाफट भी हो रहा है और वो भी बेटर वे के अंदर हो रहा है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। और स्पेशली इसमें क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति किस चीज़ को लेके था? व्हीट एंड राइस, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? 1960 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। क्या था ये हरित क्रांति, ठीक है। उसके अंदर स्पेशली इन 3 जगहों में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, HIV सीड्स का प्रयोग किया गया, इरीगेशंस का प्रयोग किया गया, मॉडर्न मशीनरी का प्रयोग किया गया। सारी चीज़ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फार्मिंग मेथड्स है, इनको यूज़ करने के बाद में उन्होंने अपना प्रोडक्शन डबल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई ईयर वेराइटीज HIV ऑफ सीड्स। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि HIV सीड्स को उन्होंने बहुत ही यूज़ किया था इसके अंदर। अब देखिए इसमें ये दे रखा आपको कि क्या हुआ था मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब देखिए HIV सीड्स इसमें यूज़ किए हैं। फर्टिलाइजर्स, जो कि पहले खेतों के अंदर गोबर वगैरह यूज़ करते थे, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द डैम्स वगैरह यूज़ करते थे। अब देखना भी, अब यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दर दे, किसी पौधे को कीट ना लगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिए फार्म मशीनरी से किस प्रकार से खेत को पूरा फ्लॉ किया जाता था। डीजल इसमें ये काम में ले रहे हैं। फिर अब इरिगेशन के लिए कैनाल से, आपके पंप सेट से इलेक्ट्रिसिटी को पूरा ऐड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डैम्स। यानी कि इन तीनों के हिसाब से पूरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड से यूज़ करके और आपका यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपका हो रहा है। इज इट क्लियर? तो अब देखना भाई, जहाँ पे प्रति हेक्टर पर हेक्टर 1300 kg जो व्हीट का उत्पादन प्रोडक्शन होता था, वहीं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस, कहते हैं कि 3200 पर हेक्टर। अब देखिए अब कितना डिफरेंस आया इसके अंदर, डबल नहीं, डबल से भी ज़्यादा। तो इन लेट 1960 फार्मर्स इन पंजाब, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है, इन्होंने HIV सीड्स, इरीगेशंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द यील्ड, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्होंने इन सब चीज़ों का भरपूर मात्रा में इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो ये थे आपके 4 जो टॉपिक्स थे, हमने यहाँ पे क्लियर किए। आपको सारी नोट्स कॉपी में राइट डाउन करने हैं। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है कि तो खाली समझाने के लिए आपको बताया गया था। सो with the next lecture with new topics of this chapter. So stay home, save lives. Goodbye.